हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस क्लास में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा थर्ड क्लास होगा। इंटीग्रल कैलकुलस के जो मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है ना। पहले 2 क्लास आ चुके हैं, इस पर पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम लोग टोटल 9 सवाल 9 क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे। ओके, आज की क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन ही करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस में आ चुका है ये सवाल। ये जो सवाल है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स प्रॉब्लम है ना। तो देखो क्या है लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी न किसी फंक्शन का सॉल्यूशन होता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स का सॉल्यूशन है, ठीक है, इन -1 to 1, ठीक है। मतलब ये डिफरेंशियबल और होगा -1 से 1 में। ओके, सेटिस्फाइंग, ये जो फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो को, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने को फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ? -√3/2 से +√3/2 तक, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। ये जो इंटीग्रेशन करेंगे इसमें पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। इंटीग्रेट किसको करना है? एफ एक्स को करना है। तो एफ एक्स निकालेंगे तभी तो इंटीग्रेट होगा ना। इंटीग्रेट किसको करना है? एफ एक्स को करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? एफ एक्स। सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है? एफ एक्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद निकलेगा ठीक है। तो अब एफ एक्स क्या था? जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देखें, एफ एक्स क्या है? सॉल्यूशन है किसका? इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो बॉक्स के अंदर है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ओके, आप लोग क्या करो, मैं देखो बोर्ड पे जगह नहीं होगा करने में, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं सवाल को मिटा दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको लिख के रख लूँगा और ऑप्शन भी मिटा दूंगा। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और एक बार इनको लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्या, अच्छा, अगर आप लोग को खुद से एक बार ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। फाइंड आउट क्या करना है? एफ एक्स फाइंड आउट करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा टारगेट होगा एफ एक्स फाइंड आउट करना, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। तो जैसा कि मैं कहा कि वीडियो को पॉज करके सवाल लिखो और खुद से ट्राई करो। मैं क्वेश्चन को मिटा दूंगा बिकॉज अपने पास जगह नहीं है बोर्ड पे, है ना। फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। लिखिए। तो बच्चों मैं ना ये लिख लिया हूँ, ठीक है। ये -1 से 1 में ये डिफरेंशियबल था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मतलब डिफाइंड था ये डिफरेंशियल इक्वेशन -1 से 1 में, और एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या इंटीग्रेट करना है? एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है -√3/2 से लेकर +√3/t तक। तो एफ एक्स क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? एफ एक्स कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए हम लोग चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो सॉल्व करना है तो पहले पैटर्न देखना, ये कौन सा फॉर्म है, होमोजीनियस है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ये चेक करना है। तो होमोजीनियस तो नहीं है, दिख ही रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ 1 है, होमोजीनियस तो नहीं है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? dy/dx इक्वल टू प्लस px इक्वल टू q, है ना। dy/dx इक्वल टू यहाँ py होगा ना, py इक्वल टू q, ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। या फिर ये भी हो सकता है dx/dy प्लस p ऑफ x इक्वल टू q। देखो पहले वाले में ये जो p और q है ना, या तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, या तो कोई कांस्टेंट होगा, या फिर फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरे वाले में p और q भी कोई कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y होगा। तो हमारा जो ये अभी सवाल है ये इस पैटर्न में है, dy/dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म में है। तो इस डिफरेंशियल, अच्छा पी क्यू क्या है? या तो कोई कांस्टेंट होता है या फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि क्या ये dy/dx है लिखा हुआ, बिल्कुल है ना। dy/dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q के फॉर्म में है। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है? p का वैल्यू है x/(x² - 1) है ना। और q का वैल्यू क्या है? देखो या तो कोई कांस्टेंट होगा या तो x का फंक्शन होगा, है ना।
तो q का वैल्यू क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये q का वैल्यू है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, बहुत सिंपल है, क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यही तो इसका सॉल्यूशन होता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर ये होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर ये होता है। सर p पता है क्या है, q पता है क्या है, y तो दिख ही रहा है y है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e के पावर में p को इंटीग्रेट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन होता है। यहाँ पे p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और अगर कोई कांस्टेंट भी होता तो भी उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर में p का इंटीग्रेशन करना होता है ना। अगर यहाँ पे dx बाई dy होता तो p का इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में करते, उस केस में p y का फंक्शन हो रहा होता। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले देखो ये सॉल्यूशन है, हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होता है। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? अभी तक अगर हिंट मिल गया तो वीडियो को पॉज करो, खुद से करो, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर p क्या है बताओ, p है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, है ना। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। e को मत देखो, सिर्फ इंटीग्रेशन को देखो। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमेरेटर में बन जाएगा, है ना। और हम लोग जानते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हुए हैं कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स होता है टू दी बेस ई, है ना, ये होता है। तो यहाँ से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e के पावर में हाफ तो बाहर चलेगा, लॉग ऑफ बेस में e क्या आएगा। अच्छा, ये एफ एक्स आपका क्या रहता है, मॉड में रहता है, ठीक है। लॉग के बगल में हमेशा लॉग के साथ जो होता है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अब कोई वेरिएबल है तो उसको मॉड में ले लिया करो, है ना, कोई फंक्शन हो तो। यहाँ पे फंक्शन डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका होता है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, तो डिनोमिनेटर आता है लॉग ऑफ एफ एक्स डिनोमिनेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ना, अगर मैं देखो यहाँ से समझना, मॉड से बाहर, सर मॉड में तो कोई भी चीज़ जाके पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल होता है, कोई अननोन होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है पॉजिटिव है या निगेटिव है, जैसे लाइक से एक्स प्लस में भी बाहर निकल सकता है, माइनस में भी निकलता है, ठीक है। तो जब एक्स प्लस में कब बाहर निकलता है, जब एक्स पॉजिटिव होता है ना, और जब एक्स निगेटिव होता है तो माइनस में एक्स बाहर निकलता है। अब वो कैसे पता, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर देखें हम तो एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इन कहाँ से कहाँ, माइनस 1 से 1, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस 1 से 1 लाई कर रही है ना। ये एक्स की वैल्यू माइनस 1, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ डिफाइंड है, माइनस 1 से 1 कह रहा है क्वेश्चन में कि माइनस 1 से 1 एक्स बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम वैल्यू एक्स का वैल्यू माइनस 1 से 1 कोई भी नंबर रखो, लेट से मैं रखा 1/3, ठीक है ना, 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, -1, ये दिख ही रहा है, ये क्या है, निगेटिव है। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 से 1 होगी तो ये निगेटिव में बाहर निकलेगा, और लॉग के बगल में तो निगेटिव नहीं होता है, लॉग के बगल में निगेटिव तो नहीं होता, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए यहाँ पे डिफाइंड है ना, पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे अब हम लोग फंस गए, तो क्या करेंगे अब यहाँ से, देखो क्या करेंगे। वैसे अगर मैं यहाँ निगेटिव निकालूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं उसको बना लूँगा ब्रैकेट खोल के, लेकिन मैं पहले ही एक काम करता हूँ, पॉजिटिव में निकालता हूँ। कैसे, देखो अगर हमारा लेट से मान लो 5 कुछ भी ले लो, कोई नंबर ले लो, जैसे 7 - 5 है ना, मॉड के अंदर है, तो ये 2 होता है तो 2 बाहर निकलेगा। और 5 - 7 क्या होता है, ये -2 होता है तो -2 का मॉड 2 निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि a माइनस बी का मॉड वही होगा जो b माइनस ए का होगा, है ना, सेम होता है। तो क्या मैं इसको अंदर में इंटरचेंज, जैसे एक्स स्क्वायर -1 है तो इसको मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, मॉड के अंदर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जैसे a माइनस बी, ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, गलत है, ये लिखना गलत है ना। a माइनस बी
सॉरी इक्वल, अच्छा ये कब होगा, जब दोनों नंबर जीरो होगा, जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो माइनस जीरो। लेकिन अगर ए बी जीरो नहीं है, दोनों नंबर कोई एक भी नॉन जीरो है, तो ये गलत है लिखना। तो मॉड में लिखना सही है, ऐसे लिखना गलत है। तो यहाँ से बताओ क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ? अच्छा सर क्यों कर रहे हैं उसको इंटरचेंज? मैं उसको, वो निगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई के पावर में हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या बच्चों, है ना? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ से मॉड हट सकता है क्या? जैसे यहाँ पे x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x माइनस 1 से 1 बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है, ये जो है ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है ना? ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर x माइनस 1 से 1 बिलोंग करेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निगेटिव होता और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम मॉड के अंदर इंटरचेंज कर लिए, फ्लिप कर लिए, ठीक है, ए बी को। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ही कितना समय लग रहा है, वो बस समझाने में मुझे टाइम लग रहा है। आप लोग सीख जाओगे तो एक बार टाइम नहीं लगेगा इतना करने में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ई की पावर, देखो पहले जो ये हाफ है ना, हाफ को लॉग का प्रॉपर्टी लगा के क्या कर देते हैं, पावर में डाल देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा पहले अरे यार रुकिए, अभी मत डालो, पहले मॉड हटा लो, ठीक है? मॉड हटेगा तो क्या होगा, प्लस में ही रहेगा, है ना? प्लस में ही रहेगा। अब ये हाफ को पावर में ले जाओ, तो पावर में हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। देखो ये ई है और लॉग का बेस भी ई है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी लग के क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चे आ गया अपना क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किए समझना, अगर n है लिखा हुआ, n है और log ऑफ m है, यहाँ पे n का पावर log है, n का पावर log है और log के बेस में भी n ही है, तो बस जो m होता है वो हो जाता है यहाँ पे। उसी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करके सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हूँ। तो बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अब अपना, अब बस क्या करना है, ये सॉल्यूशन लगाना है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ में आया ना, आ गया होगा। लिखिए फिर इसको रफ करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, उससे क्या निकलेगा अपना, एफ आ जाएगा। एफ आएगा तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे, जो आंसर निकालना है अपने को। चलिए लिखिए, तो लिख लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ, है ना? तो y तो लिख दे, देखो y इंटू नाउ, आगे चल के लिखोगे नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू का वैल्यू क्या है, ये इसी को क्यू बोलते हैं, ये क्यू है अपना, है ना? क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, dx। चलिए क्या मैं ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना? यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा, x की पावर 4 प्लस 2x, x की पावर 4 प्लस 2x का इंटीग्रेशन करना है। सिंपल अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 कट जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस c, ओके। लास्ट में चलो c लिखेंगे, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया, x की पावर 5 अपॉन, चलो c लिख ही लो, ठीक है, c। अब ये अपॉन में चला जाएगा, तो x की पावर 5 अपॉन 5 और होल के अपॉन में ये आ जाएगा, सबके अपॉन में चला जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, है ना? तो ये y इक्वल टू एफ एक्स बन गया, क्या ये y x का फंक्शन है ना? तो यही हमारी एफ एक्स की वैल्यू है ना? जो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ था। उसके बाद किसको क्या इंटीग्रेट करना था, एफ एक्स को इंटीग्रेट करना था, कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट भी दिया हुआ था, अपर लिमिट भी दिया हुआ था। लोअर लिमिट क्या था, माइनस में √3/2 और अपर लिमिट क्या था, प्लस में √3/2, है ना? 2 बाहर था। सवाल लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो वीडियो को पीछे करके देखो सवाल में क्या था। तो यहाँ से ना, लेकिन यहाँ पे ना c अननोन है, इस c को निकालने के लिए ही ये दिया हुआ है f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो सवाल में दिया हुआ था कि अगर मैं x, देखो ये क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है,
तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये f ऑफ 0 होगा। तो सवाल में लिखा हुआ x अगर 0 रखोगे तो y 0 आ रहा है। तो यहाँ पे x को 0 रखो, y को भी 0 रखो, तो उससे क्या मिलेगा, c की वैल्यू मिलेगा। किसकी वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c के लिए y को 0 रखना है, x को 0, तो 0 इक्वल टू, देखो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 अपॉन कुछ भी 0 है ना, प्लस यहाँ भी 0 आएगा, 0 अपॉन 1 होगा तो 0 ही होगा, प्लस c अपॉन 1, ठीक है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो बच्चे f(x) का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू दिस, इस वाले टर्म। आप इसके बाद लिखना, लेकिन मैं यही इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये आ गया अपना y इक्वल टू f(x). अब इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो सवाल कितना सॉरी लंबा चौड़ा है। पहले f(x) निकालना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर ये मेंस का क्वेश्चन होता तो सिंपल यहीं तक निकालने पूछ रहा होता, लेकिन एडवांस का सवाल है ये, तो आगे यहीं तक नहीं रुकना है, आगे चलिए इसको इंटीग्रेट भी करके बताइए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। लिखो, फिर आगे इसके आगे का प्रोसीड करते हैं। लिख लिए, देखिए अब अपने को क्या करना है, प्रोसीड करना है। क्या फाइंड आउट करना था, f(x) को इंटीग्रेट करना था, कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट है √3/2 और अपर लिमिट है √3/2, है ना। तो यहाँ से करते हैं, इसी को इंटीग्रेट करना है। f(x) दिया हुआ है अपने पास, तो माइनस ऑफ √3/2 से लेकर √3/2 तक। अच्छा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस में √3/2 से लेकर अपर लिमिट भी √3/2 है, प्लस में f(x) का वैल्यू है x की पावर 5/5 √1 माइनस x², है ना, प्लस x² अपॉन √1 माइनस x² dx। ओके, अब देखो इसके भी इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत अपने को करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो जैसे ही दोनों को सेपरेट करते हैं तो देखो यहाँ पे ना ऑड इवन वाला कंसेप्ट लग रहा होगा। ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी पता है ना, इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी में क्या होता है, नहीं पता है अभी तो मैं बता देता हूँ, पता तो होना चाहिए था। x की पावर 5 अपॉन 5 √1 माइनस x² dx प्लस माइनस √3/2, अपर लिमिट है √3/2, x² अपॉन √1 माइनस x² dx। ठीक है, सुनो, जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, लेकिन एक पॉजिटिव में हो एक नेगेटिव में हो, मतलब माइनस ए से ए इंटीग्रेट करना होता है f(x) को, तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, दो वैल्यू होती है। देखिए इसकी दो वैल्यू होती है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ 0 से a f(x) को इंटीग्रेट कर दो। दो वैल्यू होता है, या तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, या तो ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx होगा। 0 कब होगा, जब f(x) ऑड फंक्शन होगा। ये ऑड के केस में होता है, ये क्या होता है, इवन के केस में होता है। ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, f(x) में अगर माइनस एक्स रखो, x के जगह माइनस एक्स रखो, तो वो माइनस ऑफ f(x) दे देगा, माइनस ऑफ f(x) दे देगा, तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस ऑफ f(x) बनेगा, तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, है ना। ये हमारा इवन फंक्शन है, तो क्या आएगा, 2 × 0 से √3/2 x² अपॉन √1 माइनस x² dx। काफ़ी करीब आंसर के पहुंच चुके हैं। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लिखिए, फिर आगे करते हैं। लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए क्या, वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर देखो। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेशन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जैसा, देखो दो तरीके में क्या है। पहला तरीका, जैसा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है, जैसा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब 1 माइनस x², ऐसा एक्सप्रेशन आप चाहो तो न्यूमरेटर में बना लो। कैसे बनाएंगे, +1 - 1 करके। एक तो वो तरीका है, और एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका हमारा है, देखो हम लोग जानते हैं कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। क्या जानते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। जैसे एक एक्सप्रेशन हमारा होता है
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो इस एक्सप्रेशन का हम लोग जनरली यूज़ ITF में करते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इंटीग्रेशन में करते हैं, डिफरेंशिएशन में करते हैं। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो अच्छा ए क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a फॉर 1 है, यहाँ पे देखो a का वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू ए तो 1 है साइन थीटा। अब ये जो सवाल है ना, ये चला गया अब सब्स्टिट्यूशन में सॉरी, अब ये सवाल कहाँ चला गया, सब्स्टिट्यूशन में चला गया। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ, तो जैसे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पूरा फंक्शन किस में चला जाएगा, थीटा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी थीटा आना चाहिए, तो डी थीटा निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। साथ ही साथ ये जो वैल्यू है, ये तो x का वैल्यू है, वो लोअर और अपर x के रिस्पेक्ट में है। अब हमें क्या निकालना है, लोअर और अपर लिमिट थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे हमें डी थीटा की डी एक्स की वैल्यू डी थीटा के टर्म में भी निकालनी है और लोअर और अपर लिमिट भी निकालनी है, ठीक है। तो देखो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा डी थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ अब सुनो, ये तो डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, लिमिट के लिए चेंज करना है, फॉर लिमिट अपर और लोअर। देखो जब x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहा होगा, तो थीटा क्या रहेगा ये चेक करते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 रहा होगा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 बोले तो 0। और जब x का वैल्यू कितना है, √3/2, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। ये कितने का वैल्यू होता है, 60 डिग्री, π/3। आ रही है समझ में, ये हो गया। नाउ अब अपर और लोअर लिमिट को चेंज करो और रखो। चलिए, तो लास्ट में क्या आ गया अपने पास, i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से π/3 है ना, 0 से π/3। x को रखें साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। सुनो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा है, ये भी कॉस थीटा, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं ना, अपॉन 2, 0 से π/3 ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को, सही है ना, हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। नाउ क्या ये 2 कटेगा, 2 तो कट रहा है, कट गया। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लो, ठीक है, अलग अलग कर दो। तो डी थीटा माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट पाए, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/3, 0 से π/3। इसका इंटीग्रेशन थीटा होगा, तो ये हो गया थीटा माइनस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा बाई 2। और लोअर लिमिट से अपर लिमिट कितना है, 0 से π/3, है ना। रख दो 0 से π/3, एक में ही रख देंगे, 0 से π/3। पहले अपर लिमिट रखो, तो i इक्वल टू क्या रखते हैं, अपर लिमिट क्या है अपने पास, π/3, तो π/3 माइनस ऑफ, यहाँ पे रखेंगे π/2 इंटू π/3 हो जाएगा ना, 2 इंटू π/3 2 π/3, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना होता है बच्चे, √3/2 होता है ना। तो ये हो जाएगा √3/2 √3/4, अपर माइनस लोअर, लोअर तो दोनों 0 0 हो जाएगा, साइन 0, और यहाँ थीटा का वैल्यू 0 रख देंगे, और यहाँ 2 थीटा 2 0 0, टोटल 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर लिख दूँ क्या, अब लिख लीजिए, मैं रफ करके लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर आ जाएगा अपना π/3, वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा i इक्वल टू π/3 माइनस ऑफ √3/4। आया समझ में। देखो ये सवाल मेरे ख्याल से ना 15 से 16 मिनट ले लिया हमारा, ज़्यादा ही ले लिया होगा। ये समझाने में मुझे टाइम लगा है, देखो सीख लोगे तो समय नहीं लगेगा, ऐसा घबराना मत सर, इतना बड़ा सवाल इतना टाइम लगेगा,
एग्जाम में मैं तो एक एक स्टेप बता रहा हूँ ना, ये सब स्टेप आपको लिखना थोड़ा मन में सोच कितना तो कर लेंगे, ये तो ओरली इतना किया जा सकता है ना। तो अच्छा सवाल था, एडवांस का था। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 10। अब हम लोग 11 करेंगे। लिखिए इसको, ये जो मैं रफ किया हूँ वीडियो को पीछे करके लिख लो इसको यहाँ पे। फाइनली ये अपना आंसर है, ये फाइनल आंसर है। अच्छा हाँ, आंसर तो ये आ गया, लेकिन अपना तो ऑप्शन था, तो वहाँ पे ऑप्शन मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर है इसका बी होगा। बी में ऑप्शन होगा अपना π/3√3/4। देख लेना आपका सर, ये ऑप्शन कब दिए आप? अरे ऑप्शन हम लोग स्टार्टिंग में जो सवाल मिटाए थे ना, उस समय यहाँ पे ऑप्शन देखो लिखा हुआ होगा, तो वहाँ से ऑप्शन आप रीचेक कर सकते हैं। ये हो गया अपना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th नंबर क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का सवाल है। अब हम लोग इस सवाल से क्या रिवाइज कर लेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। ठीक है, देखो आई होप आप लोग अगर इस लेक्चर्स को देख रहे हो तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि ये उन्हीं को फ़ायदेमंद है जो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ चुके हैं। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम से ही रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़े होंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है मैं याद करवा देता हूँ। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एक ऐसा कर्व होता है, एक ऐसा पाथ होता है जो किसी भी दिए गए फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे कट करे। हर जगह, हर उस फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर पे परपेंडिकुलर हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक है, इसका कुछ इक्वेशन है y=fx मान लेते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे कर्व्स हैं, है ना, एक फैमिली ऑफ कर्व है। इनको मान लो कोई भी चीज़, मान लो लेट से दिस, थोड़ा मैं जान के ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो ये हर जगह 90 डिग्री बना रहा है, हर जगह ये ऑर्थोगोनल है। कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3 से लेकर हर कर्व पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो लाइन है दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ठीक है, सिंपल और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है x² + y² = r²। r इसका रेडियस है, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग r की वैल्यू से अलग अलग सर्कल मिलेगा। तो इस फैमिली ऑफ सर्कल से का जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होता है वो होता है y=fx। क्या होता है? y=fx। इस फैमिली ऑफ कर्व का जो ये सर्कल है, इस सर्कल के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का काम कौन कर रहा है? y=fx नहीं, y=x, है ना, y=x काम कर रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे, आप गारंटी कैसे दे रहे हो कि y=x ही काम करेगा? ये जो स्ट्रेट लाइन है, देखो ये सर्कल है, सर्कल का जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब जो सर्कल पे, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल, है ना, तो सर्कल का नॉर्मल 100% उसके सेंटर से पास करता है। तो इन जितने भी सर्कल्स हैं इसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो y=x, है ना, ये इसके लिए किसका काम करेगा? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का काम करेगा। ठीक है, इस सर्कल का जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा और उसका इक्वेशन क्या होगा? y=x होगा। ठीक है, मान लेते हैं। ओके, चलो तो अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सुनो, कोई भी कर्व दिया हो, उस कर्व से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बना दो। क्या करेंगे? जो भी जिस भी कर्व, फैमिली ऑफ कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना हो, उस फैमिली, अच्छा फैमिली नाम है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर होंगे। एक ऐसा कांस्टेंट जो बदले भी और कांस्टेंट भी रहे। जैसे यहाँ पे आर है, ये अलग अलग रेडियस बनेगा तो ये चेंज भी होगा, इसी को कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर कोई सर्टेन कर्व होगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ही नहीं, है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ही होता है फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग सी के लिए या अलग अलग कांस्टेंट के लिए उस फैमिली का ही अलग अलग मेंबर मिलेगा। तो 100% अगर किसी भी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना हो तो उस कर्व के इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि वो कर्व का इक्वेशन ना दिया रहता है, वहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहता है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे ये y=x² है, y=cx² दिया हुआ है, तो ये c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये पैराबोला है। y=x² तो पैराबोला होता है, ये फैमिली ऑफ पैराबोला है। तो इस फैमिली ऑफ, तो इसका क्या निकालना है अपने को? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो सुनिए, सबसे पहले जिस भी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना होता है उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। ठीक है, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx रहेगा। उस पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करो, चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। सेकेंड स्टेप में क्या करो, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं? जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसे ही बनाते हैं ना। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, dy/dx को
रिप्लेस कर देना है माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर देना। थर्ड स्टेप में क्या करना, एक जो नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। जो भी सेकेंड स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ होगा उसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आ रही है बात समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में जिस भी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है उसको, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करो, लिख लो। सेकेंड स्टेप में क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करो माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से। थर्ड स्टेप में क्या करो, जो भी स्टेप सेकेंड में अपने को नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ मिलेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कीजिए। चलिए बच्चों, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल है, ये फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है ना। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सवाल में लिखा हुआ है सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2cx हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1/2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। c की वैल्यू नहीं, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाया, इस c की वैल्यू को क्या करो, इसमें रख दो, है ना, तभी तो बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको फ्रॉम 1 मान लो, 1 मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2x डी वाई बाई डी एक्स, ये तो c की वैल्यू है ना, इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, एक एक्स चला गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, x/2 डी वाई बाई डी एक्स। ये अपना स्टेप 2 है, जो मैं बोला था कि स्टेप 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो। स्टेप 2 में क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है किससे, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से। अब क्या करो, नाउ रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाय माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, y इक्वल टू x/2 और डी वाई बाई डी से जगह पे क्या रख देंगे, डी एक्स बाई डी वाई माइनस के साथ, है ना। अब ये एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है, इसको सॉल्व कर लो। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दो, है ना। वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे तो y को उधर लेके, डी वाई को उधर लेके चले जाओ, तो ये y डी वाई हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर लिख लो, x डी एक्स इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया y²/2 इक्वल टू सॉरी x²/4 प्लस c। एलसीएम आ रहा है कुछ, इधर 4 आ रहा है, तो y²/2 माइनस ऑफ x² प्लस 4c अपॉन 4, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4y² इक्वल टू माइनस 2x² प्लस 4c, है ना। x² को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ से क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ से बन रहा है अपने पास, देखो 2 कॉमन लेके उड़ा दो सबका, है ना। 2 2 जा 2 कैंसिल, 2 2 जा, तो ये हो गया x² को LHS में लेके चले जाओ, x² प्लस 2y² इक्वल टू 2c। देखिए ये ऑप्शन है क्या, ऑप्शन कोई ऑप्शन है, x² प्लस 2y² इक्वल टू 2c, और पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ए फॉर एप्पल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका सही है। आया समझ में? सिंपल है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जो जिस भी कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना है उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बनाओ, फिर क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करो माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई से, फिर वही जो अब जो नया बनता है, एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जो भी मेथड लग रहा होगा, लीनियर वाला मेथड या होमोजीनियस वाला या वेरिएबल सेपरेबल वाला। आई बात समझ में? लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 हो गया, 12 करते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आज की क्लास का लास्ट सवाल देखो। तो ये इंटीग्रेशन का सवाल है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे ना 2 फंक्शन आप कैसे करेंगे सोचते हैं। 2 फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, कौन कौन सा, एक ये फंक्शन है और ये फंक्शन है ना। ये 2 फंक्शन अपना मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट रूल लगेगा, इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट रूल होता है वो लगेगा। क्या कहता है ये इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल, अगर u अपना फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन अगर v है ना, और फर्स्ट फंक्शन फिर इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर जो भी आता है यहाँ पे उन सब का एक बार फिर से इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कैसे डिसाइड होता है, आई लेट वर्ड से, है ना। जो पहले आता है इसमें I फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो पहले आता है इसमें उसको U मानते हैं, है ना, फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो देखो ये अपना एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको U मानोगे, इसको V मानोगे।
और बस बिना कुछ सोचे करने लगोगे तो फिर इंटीग्रेशन यहाँ से नहीं होगा। अब कैसे, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर में जो है उसको आपको t लेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट होता है, जो उसके पावर में होता है। अगर x है तो x इंटीग्रेट होगा, अगर e के पावर में sin x है और यहाँ पे dx है तो फिर इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे भी d sin x होना चाहिए था। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे cos x हो तो इसको sin x मानेंगे तो dx sin x को t मान लेंगे और cos x dx dt हो जाएगा, है ना, t मान लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन से। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, देखो कैसे करते हैं। सोचो अगर मैं आइलेट ही लगाऊं और डायरेक्ट कर दूं तो जब मैं इसको टी, देखो सोचने का तरीका क्या है, अगर हम इसको टी मान लेते हैं, चलो मान लिए मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर दिया, है ना, इसको टी मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 - 1/x², है ना, इक्वल टू dt/dx। तो हम अपने को dx का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे dt/1 - 1/x²। तो सवाल में जहाँ पे हम लोग t लेट कर रहे हैं, t उसी को लेट करना चाहिए जिसका डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे दिख रहा होता है। क्या हमें x + 1/x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा ना अपने को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे। देखिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये 1 - 1/x²। देखो कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ से इन दोनों टर्म से, ये क्या है x - 1/x है, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ये 1 - 1/x² बनेगा, है ना, इंटू e की पावर x + 1/x हो जाएगा। ठीक है, इधर रफ कर देता हूँ। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो लिख लो कॉपी पे, आगे काम आएगा। पता ही होगा ना, इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन देख रहे हो तो पता होना चाहिए। देखिए इसको मैंने t माना और ये हो गया, और दिस इज व्हाट, है ना। अब इसको t मान के अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन करो, पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो अपने को क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x + 1/x dx, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, प्लस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 - 1/x² इंटू e की पावर x + 1/x dx। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब सुनो, इसको इंटीग्रेट, इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर इसको हम t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन है नहीं यहाँ पे, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, होने का जो भी होगा इस टर्म का होगा। तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो, क्या करो, इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस, सॉरी पावर में ही 1/x dx। इसका मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब देखो इसमें मैं सॉरी आइलेट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं आइलेट अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगा मैं, इस टर्म को, किसको, देखो सिर्फ x को फर्स्ट फंक्शन मानो, इस पूरे को सेकेंड फंक्शन मानो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल उसके साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो सेकेंड फंक्शन क्या है, 1 - 1/x² इंटू ई की पावर x + 1/x, ठीक है, सेकेंड फंक्शन। फिर माइनस होता है, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx/dx, और उसी के अंदर फिर इससे इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 - 1/x², है ना, इंटू ई की पावर x + 1/x, ओके, इंटू dx। यहाँ तक आई बात समझ में, बहुत सिंपल था। x को एज इट इज़ लिखा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक और, है ना, और ये जो भी आएगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है ना। लिखिए यहाँ, फिर आगे करते हैं, लिख लिए। देखो नाउ इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है, i इक्वल टू, इसको एज इट इज़ रहने दो, इसका तो कुछ कर ही नहीं पा रहे अपन, है ना, हम लोग इसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो, माइनस सॉरी प्लस, है ना, प्लस देखिए इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करते हैं रफ में। देखो यहाँ पे ना इस टर्म का 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, अलग से रफ में इसका इंटीग्रेशन करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अपने पास क्या है, 1 - 1/x² इंटू ई की पावर x + 1/x dx है। तो x + 1/x को अगर हम t मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 - 1/x², है ना, इक्वल टू dt/dx।
तो यहाँ से 1 - 1/x² इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, dt आ रही है क्या, बोलो क्या आ रहा है, 1 - 1/x² इंटू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू dt, है ना। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/x², ये वाला टर्म और ये dx क्या देगा, dt दे देगा, और ये e की पावर t है, इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, फिर t का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आ रही है बात समझ में, है ना। तो e की पावर t क्या सब्स्टिट्यूट होगा, x + 1/x, है ना। तो यहाँ तक ये मैंने रफ में करके बता दिया है। अब यहाँ पे मैं क्या डायरेक्ट यूज़ कर, अच्छा लिखे नहीं होगा तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके लिख लो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो x एज इट इज़ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, किसका, x + 1/x को t मानेंगे, तो 1 - 1/x² इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा dt इंटू डी टी, ई की पावर t इंटू डी टी, इंटीग्रेशन e की पावर t, और t का वैल्यू क्या है, x + 1/x माइनस dx का बाई dx तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर इससे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो इस टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो x + 1/x dx, और ये एक होल का इंटीग्रेशन था वो लिख लिए। अब क्या करो, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करो, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x + 1/x प्लस, अच्छा इस सवाल में ऑप्शन नहीं दिया था ना, ऑप्शन नहीं था, ठीक है, x + e की पावर x + 1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही नहीं सकता, एज इट इज छोड़ दो, देखो नहीं हो रहा है तो वो कटेगा आगे चल के, ये पूरा टर्म ये प्लस में है और ये पूरा टर्म क्या है, माइनस में है ना, इंटीग्रेशन का साइन था यहाँ। तो लास्ट में अपने पास क्या बच रहा है, जो बच रहा है वही तो आंसर है। आई इक्वल टू क्या आ गया, आई इक्वल टू आ गया x + e की पावर x इंटू ना, यहाँ x इंटू में है ना, सॉरी क्या आ गया आंसर, x इंटू e की पावर x + 1/x प्लस c, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐड करना ही होता है। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया सवाल था। मैंने कैसे सोचा, e की पावर में जो है उसको तो t मानना ही पड़ेगा, ऐसे वो इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा, और अगर उसको हम t मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी होना चाहिए था, तो वो नहीं था, तो मैं वहाँ पे x कॉमन लेके 1 - 1/x² बना लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, है ना, फिर आइलेट रूल लगा दिए। आई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज कितना कर लिए, 14 तक कर लिए ना, अगले 14 तक कर लिए, 14 नहीं होगा ये, 9, 10, 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना अपना, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 12 था अपना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके बाय।